तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके बीच में कई नए लोगों को लाते रहते हैं। एक टीचर होना और टीचर के साथ साथ बच्चों को मैनेज करना, उनको पढ़ाना और उसके बाद देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति महामहिम से पुरस्कार भी पाना, ये कोई आसान बात हो सकती है, आपको बातों में लगे, पर ये आसान है नहीं। इसके पीछे एक गहन मेहनत, लगन और शिद्दत, ईमानदारी से काम करने का वो तरीका भी होना चाहिए। आज उसी के कड़ी में हम हमारे साथ आसिया फारूकी मैम को लेकर आए हैं, जो कि नेशनल टीचर अवार्ड विनिंग है। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि जब कोई टीचर नेशनल टीचर अवार्ड विन करता है तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? ये सवाल बहुत अजीब है। देखिए, क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है वो तो आपको कहीं भी गूगल में मिल जाएगा। आपको अगर जानना है कि नेशनल अवार्ड मिलता कैसे है, तो ये आप दर्शकों को बताएं कि ये अवार्ड क्राइटेरिया का है। वो तो सब कुछ ऑनलाइन है, गूगल पे सब कुछ पता है कि कितनी सर्विस होनी चाहिए, स्कूल में कितने बच्चे होने चाहिए, किस लेवल का काम होना चाहिए, सभी टीचर जानते भी हैं जो इस अवार्ड को भरना चाहते हैं। लेकिन ये अवार्ड मिलता कैसे है, तो उसके लिए बस एक ही फंडा है कि सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, मेहनत करना है और आप लगातार करना है, कंटिन्यू अपने काम में लगे रहना है, इम्प्रूवमेंट लाना है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, सारी चीज़ों को, सोसाइटी को जोड़ते हुए आपको तालमेल बैठाना है। प्लस आपको जो पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड भी नहीं, उनको डील करना है और कुछ नया करके दिखाना है। जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करना है, तब आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। आपने जब आपको नेशनल टीचर अवार्ड मिला तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए होंगे या क्या क्रिएटिविटी की जिससे आपको ये मिला? अच्छा, तो ये सोच के नहीं किया कि ये काम मैं नेशनल टीचर अवार्ड के लिए कर रही हूँ, ये नहीं सोचा कभी। सिर्फ काम करती रही, जुनून के हद तक करती रही। और कहते हैं ना, मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं होता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो बहुत कम टाइम में मुझे ये अवार्ड मिल गया, यानी कि सर्विस के 12 सालों में। और इसलिए नहीं मैंने ये इस अवार्ड को डाला था कि नहीं इस बार मुझे ये अवार्ड ही चाहिए, सिर्फ सीखने के पर्पज से। लेकिन ये था कि अगर सच्ची मेहनत थी, बच्चों के लिए मेरा प्यार सच्चा था और सभी की दुआएं थी मेरे साथ, तो मुझे इतनी जल्दी, इतनी शॉर्ट टाइम में इस अवार्ड को लेने का इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये कहते हैं ना कि एक एनर्जी जैसा काम करता है अवार्ड के, और ज्यादा टीचर्स में बहुत ज्यादा काम करने के लिए वो हो जाती है कि नहीं मुझे और अच्छा काम करना है। जैसे कहते हैं एनर्जी ड्रिंक पी ली और बस चले गए कि हाँ बहुत ज्यादा जोश आ गया, मुझे अंदर बहुत एनर्जी आ गई, सुबह की चाय की हाँ, अवार्ड ये काम करता है टीचर्स के लिए। और इस अवार्ड के लिए कोई एक काम नहीं किया है जो बताया जा सके, हर चीज करनी पड़ती है, ऑल ओवर स्कूल का डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट, सोसाइटी के साथ आपका सारा कुछ, मतलब हर चीज के लिए उसमें आपके मार्क्स होते हैं। सिर्फ एक चीज का नहीं होता है कि आपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया है उसके ही लिए आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। सब कुछ आप कैसे कर पाए, और अगर आप प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल होकर के आप कैसे सारे अपने दायित्व को निर्वाह करते हैं, उसके बाद आप क्या क्या ऐसा नया करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसको लगता है कि नहीं ये काम इस टीचर ने किया है तो ये नेशनल टीचर अवार्ड के लिए एलिजिबल है। और उसको फिर टॉप 30, फिर टॉप 20, फिर 10, फिर 6, फिर 3, फिर 1 में बार बार बुलाया जाता है इंटरव्यूज के लिए। तो नेशनल टीचर अवार्ड बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये सोच के नहीं करना है कि हम सिर्फ अगर हम बच्चों को सिर्फ नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा देते हैं या किसी अच्छे स्कूल्स में एडमिशन करा देते हैं तो हम इस अवार्ड को पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ करना पड़ेगा आपको, बाकी चीज़ें भी जो स्कूल से जुड़ी है उन पर भी पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैम, जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में हर बार आता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक वो कल्चर जो मुझे हर बार परेशान करता है। और वो परेशान करने का सबसे बड़ा कल्चर ये है एक्टिविटीज और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बच्चों को दिए जाते हैं और जिनके ऊपर बच्चे छोड़कर उनके माँ बाप परेशान होते हैं।
अब बच्चों को दिया गया कुछ बनाने को, और बेसिकली वो बच्चे कभी नहीं बना पाते, जी। वो उनके माँ बाप ही बना रहे होते हैं और दिन रात उसमें परेशान घूम रहे होते हैं। हाँ आपकी इसमें क्या राय है, और क्या आप बच्चों को हाँ, ये ये करवाते है हैं? कि प्रोजेक्ट वर्क देना बहुत जरूरी है और हम लोग भी देते हैं, लेकिन उस लेवल का देना चाहिए कि बच्चे खुद से बना लें, ये ना कि उनके माँ बाप उसमें परेशान हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स हेल्प नहीं करें बच्चों की तो बच्चे खुद से कर लेंगे, करना तो पड़ता है। अब हम लोगों के यहाँ पेरेंट्स नहीं होते हैं एजुकेटेड, तो बच्चों के और ज्यादा इजी और मतलब ऐसा हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं जो बच्चे अपने परिवेश से ढूंढ के कर सकें, उनको अवेलेबल हो जाए वो सारी चीजें, क्योंकि वो बहुत दूर शहर नहीं जा सकते ना, उनके पास इतना बजट होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स होते हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है, उनको पता होता है कि पेरेंट्स एजुकेटेड हैं और उनको फाइनेंशियल भी कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से वो इतनी हाई फाई फीस भी लगाते हैं। और बुक्स भी हर साल वहाँ की चेंज हो जाती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि दूसरे बच्चे उसको ले करके आगे फिर से अपनी क्लास में दूसरे बच्चों से बुक्स ले लेंगे और फिर उसी बुक से कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, तो उनको लॉस होगा कहीं ना कहीं। तो प्राइवेट स्कूल ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं प्राइवेट स्कूल की। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, एक तरीके से कहा जाए तो वो शोषण भी करते हैं पेरेंट्स का। हमारे बच्चे भी प्राइवेट में पढ़े हैं, कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या करें, निकाल भी नहीं सकते हैं। अगर सीबीएसई में करा दिया तो अब पूरा कराना ही पड़ेगा 12th तक। तो एक बार अगर एडमिशन करा दिया, और अब जो ऐसे छोटे प्राइवेट स्कूल हैं उनको तो ये प्रॉब्लम है कि अगर बच्चा चाहे भी बीच में दूसरे स्कूल जाना या गवर्नमेंट स्कूल जाना तो टीसी नहीं देते हैं, रोक लेते हैं बच्चों को। बिल्कुल। अगर उनके यहाँ 12th तक है और बच्चा 8 के बाद टीसी मांग रहा है, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, तो उन्हें परेशान किया जा रहा है कि नहीं 12th करो यहाँ से, जब उनके स्कूल में है ही नहीं 12th की मान्यता, वो कहीं और से करवाते हैं, फिर भी वो प्रेशराइज करते हैं क्योंकि पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते हैं। वो टीसी के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे, कहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला अधिकारी के पास वो जा पाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल वाले हर तरीके से शोषण करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्स चेंज करते रहते हैं, फीस अनाप शनाप उनकी बहुत ज़्यादा हर साल बढ़ जाती है। प्लस जो उनका बस का चार्ज होता है, अगर बच्चा नहीं भी गया है, पूरे मंथ नहीं गया है, तो भी वो कभी उस फीस को नहीं छोड़ते, 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्वालिफाई होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अगर फिर भी पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर वो तैयार हैं ऐसी चीज़ों को फेस करने के लिए। बट तो सरकारी स्कूल में एक प्रॉब्लम भी तो है मैम, कि जैसे अब कुछ स्कूल्स है, आप मेहनत कर रहे हैं और हाँ, भी लोग मेहनत कर रहे हैं जो सच में बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे जी, हैं, बट अगर बाकियों को देखा जाए तो वो तो एक वीडियोस हमेशा ही सामने आती है कि टीचर सो रहे हैं या फिर नहीं, बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है। जी। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। टीचर्स क्यों सोएँगे? इतना बर्डन सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब कैसे सो सकते हैं? नहीं नहीं, मैं सोना तो मानता हूँ कभी सो था ही नहीं रहे, नहीं लेकिन सोना। वो अपनी एक सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते नहीं, नहीं, जितना ऐसा मैं नहीं। समझता अब हूँ। जो नए टीचर्स आ रहे हैं और बिल्कुल। जो नई भर्ती हुई है, उसमें ऐसे टीचर बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, बेसिक स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। कहीं न कहीं उनकी रिपोर्ट हो जाती है। गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, प्रबंध समिति है, कम्युनिटी से जुड़ कर के स्कूल होता है, तो ऐसा नहीं है कि टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो ज़्यादा दिन तक जॉब कर पाएगा ठीक से, सुकून से। कहीं न कहीं कंप्लेन होगी, पोर्टल पे एब्सेंट हो जाते हैं, हम्म। आए दिन अधिकारी स्कूल्स में आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है, अंदर के स्कूल्स में भी बहुत चेकिंग हो रही है। तो ये एक पहले कहने वाली बात थी, अब ये बात बिल्कुल ऐसी कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। सरकारी स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं तो ये कहूँगी कि मेरा स्कूल किसी भी तरीके से प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं है, और बहुत मेहनत करते हैं और प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देते हैं हम लोग। अच्छा, आपने प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल की बात की, हुँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि अगर मैं आपसे कहूँ प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल, तो आप इसको कैसे प्राइवेट कंपैरिजन करेंगे? स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल के लिए बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि नहीं, बिल्कुल आप लोग प्राइवेट स्कूल में ना जाएँ, अपने बच्चों को ना पढ़ाएँ। लेकिन सरकारी स्कूल को भी चांस दें, अगर अच्छा है, अगर जैसे हमारे एरिया में सरकारी स्कूल हमारा है, तो वहाँ पे भी 4-5 प्राइवेट स्कूल हैं। तो हम तो पेरेंट्स से कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले बेसिक जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन है, बच्चों की बेसिक स्किल्स है, उनको हम इम्प्रूव कर देते हैं। तब आप प्राइवेट स्कूल में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कराइए, अगर आपको नहीं समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन मतलब कैसे बना है वर्सेस करके, नहीं हो सकता ये, क्योंकि दोनों ही चलेंगी, समाज है, दोनों तरीके के स्कूल होते हैं। और सरकारी स्कूल्स पहले की छवि की वजह से थोड़ा सा अभी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं,
उस तरीके से सभी स्कूल्स हालांकि कोशिश कर रही है सरकार। देखिए हमारे यहाँ निपुण बच्चों को करने के लिए बहुत प्रेशराइज किया जाता है, बल्कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को फीस की वजह से उनको क्लास दे दी जाती है कि पेरेंट्स ने इतनी फीस दी है तो उनको पास कर दिया जाता है। हम लोगों को बच्चों को निपुण करके ही अगली क्लास में देना है। निपुण असेसमेंट होते हैं, टैबलेट्स भी मिल गई हैं, सभी स्कूल्स को स्मार्ट बना दिया गया है और कायाकल्प के बाद स्कूल कितने अच्छे हो गए हैं, बहुत सारी खूबसूरती हैं यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल कुछ छोटे छोटे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला नहीं है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पेड़ पौधे नहीं हैं, सिर्फ स्कूल एक छोटा सा रूम है उसमें बना दिया गया डबल स्टोरी, और बच्चों को फ्रेश एयर भी नहीं मिल रही है, खेलने का मैदान नहीं है। और सरकारी स्कूल में ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स के सामान भी होने चाहिए, इस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रेडीनेस चलती है, बाल वाटिका चलती है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल में शायद नहीं चल रही हैं। उनका तो अपना एक टाइम टेबल है, वो उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जैसे उनको अपना कोर्स पूरा करना है वो कोर्स पूरा करें। लेकिन हमारे यहाँ इसके लिए भी टाइम टेबल इंक्लूड है कि नहीं, आपको इतने दिन आपको रेडीनेस करवाना है, उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है, एक्स्ट्रा क्लास भी करवाई जाती है। तो सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल नहीं है किसी भी हाल में, वो अपने अपने जगह दोनों ही सही हैं, सही। एक प्रश्न और मेरा उठता है, जब हम स्कूल आए थे आपके, हमने काफी कुछ देखा, आपके स्कूल में जाकर देखा बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखी। कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ये था कि हमारे कम्युनिटी में आपकी कम्युनिटी में एक छोटी सी डिफरेंस होती है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा छूट नहीं होती है आगे। मुस्लिम कम्युनिटीज में अधिकतर हमने देखा है कि बहुत सारी कहते हैं जो बच्चियां होती हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है। आप भी सेम सिचुएशन में थी और आपने कई बार बताया है कि मैं उस कम्युनिटी से हूँ और उसमें भी मैंने इतनी चैलेंजेस किए, मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प की और सब लोगों ने हेल्प की, बट फिर भी जब समाज की हम बात करते हैं तो समाज में हजार लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो मैं उस चीज के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्या लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई? अगर आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब हमारा हौसला गिराने वाले होते हैं। और जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी की बात है तो हमारा जो फैमिली है वो बहुत ही एजुकेटेड है। मेरे डैडी डीएम थे और मेरे जो बड़े अब्बा हैं उन्हें पद्मश्री भी मिला है, उन्हें सरस्वती सम्मान मिला है, वो बहुत बड़े राइटर थे। और मेरे मम्मी पापा दोनों टीचिंग लाइन में, तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ रोक टोक थी पढ़ाई को लेके। मेरे सारे कजिन्स अमेरिका वगैरह में पढ़ा रहे हैं, जामिया में मेरी सिस्टर भी पढ़ाती है और हमारी फैमिली में सब लोग जॉब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिम समुदाय में, जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेशन का वो समझते हैं, इम्पोर्टेंस समझते हैं, कितना बड़ा रोल है खुद की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में एजुकेशन कितनी खास है। हम मुस्लिम होने के नाते ये नहीं कह सकते कि हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है या हमको बाहर निकल के जॉब नहीं करना है क्योंकि हम मुस्लिम हैं, और ना ही ऐसी कोई रोक टोक है। हमारे इस्लाम में तो ये कहा गया है कि अगर इल्म हासिल करना है तो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े लेकिन तुम जाओ। तो ऐसा ये कहते हैं लोग, लेकिन हाँ जो पढ़े लिखे नहीं है प्लस मुस्लिम भी है तो उनको नहीं पता है ये चीज़ें। जैसे कि हम अस्ती में हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम हैं लेकिन वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, वो रिक्शा चालक है, वो मजदूरी करते हैं, कुछ तो खाली बैठे हैं, तो वो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, जल्दी शादी भी कर रहे हैं, बाल विवाह भी हो रहा है। तो इसके लिए ऊपर वाले ने मुझे उस बस्ती में भेज दिया, शायद उनके उत्थान के लिए या उन बच्चियों के सुधार के लिए कि वो आगे पढ़ पाए। और 11-12 सालों से मैंने बहुत सारी बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए फोर्स किया है और वो आगे अब पढ़ रही हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स को समझाया भी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके, तो उसके लिए भी उनको रोकने के लिए कि वो जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाकर अच्छा एजुकेटेड कर दें, अपने पैरों पे खड़ा कर दें, और ये नहीं कि बस लड़कियों को 8 के बाद पढ़ाई बंद करा दी। तो होता तो है लेकिन सब मुस्लिम्स में नहीं होता है। जो एजुकेटेड हो जाते हैं उनकी थॉट्स अलग हो जाती हैं, उनकी मेंटालिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, फिर वो चाहे हिंदू हो या किसी और धर्म के हो, अभी बहुत सारे गांव में आप जाइए, वहाँ की सोच कैसी है। बहुत बड़ा बड़ा घूंघट काटती हैं लड़कियां, पैर छूती हैं, सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती हैं, उनको बोलने का हक नहीं है, उनको बाहर जाने का हक नहीं है, उनको अपने डिसीजन लेने का हक नहीं है, उनके पास कोई बजट नहीं होता है, वो अपने लिए कुछ ले नहीं सकती, अपने बारे में सोच नहीं सकती। तो ये एक मुस्लिम के ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ है, ये जो भी पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ पर भी ये है कि एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है।
तो मेन पर्पस है एजुकेशन। अगर हाँ, हमें मेन पर्पस है। एजुकेशन की कमी है तो हो सकता है कि हाँ। हमारे समाज में बहुत सारी चीजों की कमी हो हाँ, जाए। क्योंकि कहते बिल्कुल। हैं ना, शिक्षा वो सीढ़ी है जिससे आगे बढ़ती पीढ़ी है, ऐसे कहते बिल्कुल। हैं। अच्छा, एक प्रश्न जो अधिकतर सबके मन में आता है कि जब हम कोई उन्नति के दरवाजे पर होते हैं तो हमारा एक रिएक्शन अलग होता है। अच्छा। आज उस रिएक्शन के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम, जितना हमें पता है, आपने ऐसा अप्लाई किया होगा हाँ। नेशनल टीचर अवार्ड के लिए, देन उसके बाद आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कॉल या लेटर कुछ भी आया होगा, जब आपको पता चला होगा कि आपको वहां जाना है, या फिर उसके पहले आपके कई सारे इंटरव्यूज भी होंगे, जी। जो भी। बट जब सिलेक्शन आपका फाइनल हो गया था, उस समय का रिएक्शन क्या था आपका? बहुत खुश हो जाता है इंसान, कहता है ना कि हमारे सपनों को उड़ान मिल गई, जो हमने सपने देखे थे। कहते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है वो। हम्म, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, मतलब जो सपना कभी देखा था वो पूरा हो गया है, वो पल ही बहुत अच्छा होता है। और जब हम अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, यानी पीएमओ हाउस हमको लेके जाया जाता है, तो वो पल बहुत ही यादगार और बहुत ही स्पेशल होता है। और जब हम अपने प्रेसिडेंट से कहते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक के सामने पहुंचना और उनसे जाकर के अवार्ड लेना, और वो जब सबके सामने बधाई देती हैं सभी नेशनल टीचर अवार्डीज को, तो वो पल इतना ज़्यादा, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं। कुछ नहीं याद रहता कि हमने कितनी तकलीफें झेली हैं, हमने कितनी प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ तक का सफ़र तय किया। और ऐसा नहीं है कोई भी कामयाबी बिना स्ट्रगल के मिली हो। कहते हैं ना, स्ट्रगल तो जीवन का अलंकार होता है, वो हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है, निखारता है। तो स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा है और अभी भी जारी है, सफ़र जारी है स्ट्रगल का। मंजिल मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शर्त ये है कि सफ़र जारी रखना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल है। और वो शब्दों में तो बयान ही नहीं किया जा सकता कि जब रिज़ल्ट आता है तब की खुशी, और जो 5 दिन वहाँ पे गुज़ारे जाते हैं उसकी खुशी, और जब हम वहाँ पे होते हैं, जब हमारा नाम अनाउंस किया जाता है, हमारी स्कूल की क्लिप्स दिखाई जाती है पूरे राष्ट्रपति भवन में, और ऐसा लगता है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को भी वहीं पे ले आएँ, समेट करके पूरा स्टाफ ले आएँ, अपने पूरे परिवार को ले आएँ और दिखाएँ कि देखो राष्ट्रपति भवन में सैल्यूट किया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय सी का नाम लिया जा रहा है। जो एक छोटा-सा गाँव है जिसे मलिन बस्ती कहा जाता था पहले, जब मेरे यहाँ पे डैडी डीएम थे मोहम्मद अहमद फारूकी, जी। तब ये गाँव मलिन बस्ती कहा जाता था। ये बहुत गंदी बस्ती थी और इस स्कूल का भी इतिहास यही था कि ये बहुत गंदा स्कूल और एक ध्वस्त स्कूल कह सकते हैं। अराजक तत्व जहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। बहुत से लोगों को ये बात पता है और बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है कि स्कूल की कंडीशन 2016 में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ना के बराबर बच्चे थे। बहुत सारे शराबी यहाँ पर बैठे रहते थे। उस कंडीशन में हम वहाँ पे पहुँचे थे और वो मुस्लिम्स लोग थे और वो जब उस स्कूल से मुझे भगाने के लिए मेरे पीछे पड़ जाते थे, मुझे टॉर्चर करते थे एक तरीके से, फ़ोन कॉल्स करके, गाड़ी को छेक करके, या फिर पत्थर भी मैंने खाए हैं। डंडे भी उठा-उठा के फेंकते थे और अड्ढे मारते थे स्कूल के गेट पर और स्कूल के चैनल में। वो वक़्त भी एक दौर था, तब भी बहुत मज़बूत करके खुद को हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। कहते हैं ना, मीलों की शुरुआत पहले कदम से होती है, वो पहले कदम थे हमारे और आज मीलों आगे बढ़ चुके हैं। और कितना टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा वक़्त पीछे नहीं जाते हैं। अगर 12-13 साल पहले पीछे जाती है ज़िंदगी, तो फिर वो सारी सिचुएशन सामने आती हैं कि वो वक़्त था जब हम इस तरीके से अकेले तन्हा खड़े थे। कहते हैं ना, हम चलते गए और लोग पीछे आते गए और कारवां बनता गया, 7 लोग जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा-सा कारवां तैयार हो गया है। अब हमारी कम्युनिटी के वही लोग जो हम पे टॉर्चर कर रहे थे, जो हमें भगाने की धमकी देते थे, जो हमें ऐसी चीज़ें कहते थे कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे अड्डे को मत ख़राब करो, हमें हमारे हालात पे छोड़ दो, हमें बदलने की कोशिश मत करो, हमको मत छेड़ो, हमसे मत उलझो। वो लोग आज कहते हैं मैडम जाना नहीं, मैडम आप यहाँ से जाना नहीं, आपने बिल्कुल। बदलाव किया है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब जब अवार्ड मिलता है तो वो सारी चीज़ें बहुत कम लगती हैं, लगता है अरे! हम्म, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि जो मैं ये कर रही हूँ इसके बदले मुझे प्रतिफल में इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा। अवार्ड की वज़ह से मैं उन्हें उस स्कूल को नहीं बदल रही थी, सच बताऊँ, सिर्फ़ इसलिए बदल रही थी कि मुझे बदलना था। मैं एजुकेशन पॉलिसी को बदलना चाहती थी, मैं बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहती थी, इसलिए मैं ये कर रही थी। आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपको, आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। मेरा आपसे एक बड़ा अनोखा प्रश्न है, क्योंकि ये आज के समय पे हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स इसके इसके खिलाफ, अच्छा। बट
एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत किया जा सकता है, और बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आज हम लोग बट आज ये भी बहुत सारे सब लोगों की किससे बातें कर रहे हैं तो मेंटालिटी। टेक्नोलॉजी की वजह से ही कर पा रहे हैं। लोग हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कैसे आसिया फारूकी आज आसिया फारूकी यहाँ पर क्यों आई है, कैसे वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है, कैसे अपना नाम किया। तो टेक्नोलॉजी तो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ऋतिक जी। और अब हम लोग भी देखिए स्मार्ट क्लास के यूज से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दीक्षा ऐप है, बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रीड अलोंग ऐप है, वो टेक्नोलॉजी है, बच्चों को ही उसको यूज करने के लिए बनाया गया। उनकी और जो प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत उसके फायदे हैं। लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड हो जाना चाहिए। टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, जो संस्कार बच्चों में दे सकते हैं, जो स्टोरियाँ सुना सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वो एक स्टोरी सुनाते हो तो बच्चे सुनेंगे, लेकिन बच्चे उसके कैरेक्टर को देखेंगे, कार्टून में खो जाएंगे, कपड़ों में और वो जो चित्र होंगे उसमें। लेकिन अगर एक टीचर बच्चों को प्यार से, दुलार से एक स्टोरी सुनाता है, बच्चों को सहला के समझाता है और फिर उसकी शिक्षा बच्चों से पूछता है, तो वो बहुत इफेक्टिव है। दोनों चीजें अपने लिए, टीचर भी बहुत जरूरी है और टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। स्कूल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मेरे स्कूल के जैसे होना चाहिए। कैसे? जहाँ पर बच्चे खुद दौड़ते हुए आए, बच्चों को घसीट घसीट के नहीं लाना पड़े, बच्चे खुद शौक से स्कूल आए, और एक जॉयफुल लर्निंग का माहौल होना चाहिए स्कूल में। एक डर नहीं होना चाहिए बच्चों को, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, जैसे कि हमारे स्कूल का है और भी बहुत से स्कूल हैं ऐसे। प्रेशर नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए कि नहीं स्कूल जाना है तो बच्चे 3 घंटे से रो ही रहे हैं कि नहीं जाना मुझे। खुद सुबह बच्चे जल्दी से उठ जाए, नहीं मैम ने कल स्टोरी सुनाई थी, आज और कुछ होगा, कोई नई एक्टिविटी हो। तो स्कूल का वातावरण बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए, जहाँ कोई भी तरीके का बच्चों के ऊपर प्रेशर और भय नहीं हो। आनंद का विद्यालय, आनंद का माहौल होना चाहिए। कौन सी नॉलेज कौन सी नॉलेज ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज या किताबी नॉलेज? नहीं देखिए, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी अपनी जगह पर। किताबें तो बहुत ज़रूरी हैं, अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो उन्हें दुनिया की, देश की कोई भी नॉलेज नहीं होगी। लेकिन उनकी उसके अलावा अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बच्चों ने करके नहीं सीखा है, तो फिर बच्चे अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बुकिश नॉलेज तो है ही। दोनों बराबर हैं। आपके ख्याल से दोनों? दोनों, हाँ। आपके स्कूल में एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? Yes. अच्छा, पपेट शो होते हैं, इसके अलावा बच्चों को गेम्स, स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें कराई जी, जाती पप्पे हैं। चोर क्या होता है? पपेट शो, एमजी क्या होता है? जैसे जैसे गुड्डे गुड़िया का, आपने कठपुतली के डांस अच्छा। कभी आपने देखा होगा, राजस्थानी होता है, जिसमें एक बातचीत होती है, एक गुड्डा बना है और एक गुड़िया बनी आपस में बात करे, उसके हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं। इसमें बच्चों को बहुत मजा आता है। वीक में सैटरडे को मोस्टली हम लोग पपेट शो रखते हैं अपने स्कूल में। गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, आर्ट क्राफ्ट, ड्राइंग, वेस्ट मटेरियल के यूज से बहुत सारी चीजें कराते हैं, नए नए नवाचार कराते हैं। इंग्लिश में बच्चों को बात करना, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना, डांसिंग की एक्टिविटी कराई जाती है, जंप बच्चों को बहुत तरीके से कराया जाता है, रेस कराई जाती है, हर वो चीज कराई जाती है जिससे बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। मैम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तब हमने सुना था कि आप मैम कविता बहुत अच्छा अच्छा सुनाती हैं। जी। ऐसी कोई कविता जो मैम बच्चों को अधिकतर सुनाती रहती हूँ आप? हम्म, बहुत सी कविताएं लिखती हूँ बच्चों के लिए, बाल पत्रिका बनाती हूँ, बाल गीत भी लिखती हूँ। जैसे एक है, पहुंचना है मुझे चांद पे पर मेरी उड़ान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, मुझे पढ़ना है लिखना है खूब जमकर, देना इम्तिहान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। लोग कहते हैं लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लोग कहते हैं लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, बनाना अपनी पहचान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। तो इस तरीके से बच्चियों के लिए लिखी गई है। और ऐसे थोड़ा छोटे बच्चों के लिए, कभी किसी को गलत न बोले हमने तो ये सीखा है, सोच समझ कर बात कहेंगे हमने तो ये सीखा है, कभी किसी की आंखों में आंसू न आने देंगे हम, रोने वालों को है हंसाना हमने तो ये सीखा है, बड़ों का मान छोटों से प्यार हमने तो ये सीखा है, सोच समझ कर बात करेंगे हमने तो ये सीखा है। ऐसी कविताएं मैं लिखती हूँ, और जो बहुत हल्की होती हैं, जैसे कार्टून के ऊपर लिख दिया, मम्मी पापा के ऊपर लिख दिया, पिकनिक
पापा कर लो पिकनिक की तैयारी, संडे है ना कोई बहाना। इस तरीके से बच्चों को अच्छी लगती हैं और बच्चे उनको याद कर लेते हैं। मेला है, जिस तरीके के टॉपिक्स होते हैं उनके बुक्स में, और उसको रिलेट करते हुए हम बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं। फिर बच्चों को कविताएं प्रिंट करा के देते हैं, बच्चे उन्हें याद करते हैं। और जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी बहुत अच्छी, विजय पथ, तो इस पर भी हमने बहुत सी कविताएं बनाई है। और छोटे छोटे पपेट शो बनाते हैं, जैसे कि मोटू पतलू है, तो मोटू पतलू बच्चों को बहुत पसंद होता है, शिजुका, नोबिता ये पसंद होते हैं, तो हमने इसके सॉफ्ट टॉयज तैयार कर रखे हैं। ये मतलब अनोखा है हमारे यहाँ का। और इसके डायलॉग्स कहीं से हम लोग अरेंज करते हैं, कभी उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स देख लेते हैं उससे, या बना लेते हैं। और फिर एक बच्चे को रोल दे देते हैं कि तुम मोटू का करोगे, तुम पतलू का करोगे, तो वो अपने हाथ में वो पपेट पकड़ लेते हैं। और फिर जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इससे इनको स्पीकिंग स्किल बच्चों की अच्छी हो जाती है और बच्चों की झिझक दूर हो जाती है। वो दौड़ के आते हैं अपना वाला पपेट लेके और सैटरडे को सुनाना शुरू कर देते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सुना रहे हैं तो छोटे बच्चों को भी लगता है कि दीदी सुना रही है, भैया सुना रहा है, तो मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ। तो इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चे सीखते हैं और दिन ब दिन वो निखरते हैं। क्या शिक्षा का उद्देश्य क्या नौकरी पाना है? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना तो नहीं है, लेकिन शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है और शिक्षा ऐसी मतलब एक ऐसा माध्यम है जो कभी किसी के अंदर फ़र्क नहीं करता। शिक्षा जो है वो सबकी, शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊँचा हो, नीचा हो, किसी भी जाति का हो। अगर वो पढ़ना चाहता है तो शिक्षा के द्वार हर एक इंसान के लिए खुले हैं और पढ़ लिख करके ही वो सोसाइटी में चेंज ला सकता है, उसकी सोच डेवलप हो सकती है। अगर वो नौकरी नहीं भी कर रहा है तो भी वो एक अच्छा इंसान बनेगा अगर वो शिक्षित है। और अगर एक इंसान कितना भी पैसे वाला है और वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उतना अच्छा इंसान नहीं बनेगा, देश का उतना अच्छा नागरिक नहीं बनेगा जितना अच्छा वो शिक्षित होने के बाद बन सकता है। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो एजुकेशन तो बेस्ट है और हर एक इंसान को गांव-गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बच्चे-बच्चे को पढ़ना चाहिए और पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, बीच में कभी भी ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ लिया हाई स्कूल बहुत है, कर लिया इंटर बहुत है, क्योंकि शिक्षा तो निरंतर चलती रहती है। आप कितना भी पढ़ो, पीएचडी करो, उसके आगे करो, ट्रिपल एमए करो, लेकिन सीखो, पढ़ो। भले ही आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ये आपकी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि कभी भी एजुकेशन बेकार नहीं जाती, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मैम, अगर आपको सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव करने का अवसर मिले तो आप क्या चेंज करेंगे? अच्छा, सरकारी व्यवस्था में बदलाव तो बहुत सारे हो सकते हैं अगर मौका मिले तो। सबसे पहले तो जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उसमें प्यून होना चाहिए, गेटकीपर होना चाहिए और बच्चों के आने-जाने के लिए कोई संसाधन होना चाहिए कि बच्चे पैदल आते हैं, उनको धूप में, गर्मी में आना पड़ता है। क्लर्क होना चाहिए स्कूल में, जो इतना सारा काम है, यूडाइस का काम है जो कि टीचर के ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात कि टीचर प्रॉपर होना चाहिए। हर स्कूल में उतने टीचर होने चाहिए कि जितने बच्चे हों। जैसे मेरा स्कूल है उसमें अगर 200 के ऊपर प्लस है एनरोलमेंट तो मैं अकेली ही टीचर हूँ, तो कैसे हो पाएगी हर बच्चे की शिक्षा में ग्रोथ? कैसे हर बच्चा शिक्षित होगा? कैसे हर बच्चा निपुण हो पाएगा? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर प्रॉपर होना चाहिए सरकारी स्कूल में और अच्छे से भर्ती होनी चाहिए। गाँव में ज़्यादा है, शहर में कम है, तो इन चीज़ों का तालमेल मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं सबसे पहले टीचर्स की भर्ती करूँगी, जो पूरे नगर में टीचर भर दूँगी। हर स्कूल में 5-5 टीचर का स्टाफ कर दूँगी। जिसके लिए बहुत लोगों को आशाएँ हैं कि शायद इस सत्र में टीचर आ जाएँ, लेकिन हर सत्र ऐसे ही बीत जाता है और हम अकेले ही हैं थे, अकेले ही आगे भी पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा। मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा इस संघर्ष की कहानी और आपको समझ में आया होगा कि शिक्षा का असली तरीका क्या होता है। हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। इसके लिए अभी आपसे सभी को नमस्कार।